हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के 2022 के क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर अप करने वाले। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट से 35 तक के सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 36 से 70 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप चाहते हो कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। इसके अलावा आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशंस को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में 35 से 70 तक के सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर। तो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। देखो, आप प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करोगे तो जो प्रोडक्ट है आप उसकी जांच करोगे, उसकी निरीक्षण करोगे। इसके अलावा प्रोडक्ट बनने में जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस की आप इंस्पेक्शन करोगे। इसके अलावा अब आपने जो इंस्पेक्शन किया है आप उसकी एनालिसिस करोगे। तो फिर ये तीनों इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस के, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है पर्सनल सेलिंग इज। तो ये बहुत ही बार आपसे पूछा गया है, आपसे बिजनेस स्टडी में पूछा गया है। पर्सनल सेलिंग इज वर्बल प्रेजेंटेशन, यानी कि ये मौखिक प्रस्तुति होती है, आप लोगों से डायरेक्टली कंटैक्ट होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय मौखिक प्रस्तुति होती है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन विक्रय है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सेल्स। तो ये एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। आप देखते हो जो प्रचार वगैरह होता है वो तो नॉन पर्सनल लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन विक्रय एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है इश्यू ऑफ शेयर इज अ सोर्स ऑफ। तो जब हम शेयर को इश्यू करते हैं तो उस केस में हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम शेयर को इश्यू करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हमें फाइनेंस मिल जाए। फिर इसके बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम पे करते हैं। ठीक है, फिर 40 नंबर क्वेश्चन है IFCI वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो IFCI के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसी पेपर में आपसे फर्स्ट से 35 तक के बीच में एक क्वेश्चन और IFCI से था। तो IFCI को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 41 नंबर क्वेश्चन है रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो टाइप के शेयर होते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होता है वहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जितना प्रॉफिट बचता है वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है इन विच ईयर IDBI वाज इस्टेब्लिश्ड। तो अब हमें ये बताना है कि IDBI को कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 है बैंक क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ। तो ये सारे मतलब PYQ से बार बार पूछे जाते हैं। बैंक क्रेडिट किसका सोर्स होता है? ये सोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंक साख अल्प अवधि वित्त का एक स्रोत होता है। ये मैंने मतलब बता रहा हूँ मैं, आप PYQ को जब मैं करवाने वाला हूँ आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे एक ही क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब PYQ से ही बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके फाइनल पेपर में, इसलिए आपको सारी की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, फिर 44 नंबर क्वेश्चन है डिविडेंड और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस देयर इज गिवन। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो हर साल होता है, एवरी ईयर। अब चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो हर साल दिया जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस पे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के भी कई टाइप होते हैं। तो एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जहाँ पे साल में या प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है टेलीफोन व्यय, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेज। जो टेलीफोन एक्सपेंसेज हमारा सेमी वेरिएबल होता है वो होता है अर्धचल, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री ओवरहेड। तो इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है? तो सैलरी जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं होता, लेकिन डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड ड्राइंग ऑफिस सैलरी ये तीनों फैक्ट्री ओवरहेड के ही एग्जाम्पल है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 47 है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। तो अभी हमने देखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल को, अब हमें बताना है वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो जो सामग्री लागत होती है वो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। तो हर एक यूनिट पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बढ़ता चला जाता है। वो कब बढ़ता है?
तो जब प्रोडक्शन कम होते जाता है तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है पर यूनिट पर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। तो जो हमारा रियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड होता है और जो हमारा रियल अकाउंट होता है वो एसेट्स इंक्लूडेड होता है। मतलब सारी टाइप को एसेट को वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनका गोल्डन रूल ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एसेट की बात की जाती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड। तो जब हम P&L अकाउंट को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो जो डेबिट बैलेंस होता है उसे हम नेट लॉस कहते हैं, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इन द स्टार्टअप स्टेज इज इन। तो स्टार्टअप स्टेज में जो प्रोडक्शन होता है वो कितने क्वांटिटी में होता है? तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। स्टार्टिंग में वो सीमित मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, इसके बाद जब वो एक्सपेंड करते हैं तो वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। फिर अब 52 नंबर क्वेश्चन है, इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की मैच्योरिटी स्टेज, ये जो पोजीशन होता है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट में प्रॉफिट कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होता, लाभ स्थिर रहता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत यानी कि अंडर फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है उसका ओवरऑल कंट्रोल फ्रेंचाइजर के साथ ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू। मतलब ये सारे क्वेश्चंस मुझे याद है, मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं कहीं, और वो सारे मैंने जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा था। डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू कितने कैटेगरीज में, कितने टाइप्स में इसे हम क्लासिफाइड करते हैं? इसे हम क्लासिफाइड करते हैं 4 टाइप्स में। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, when the consent of both the parties is given by mistake the contract is। तो जब दोनों पक्षों द्वारा भूल से स्वीकृति की जाए तो उस केस में जो अनुबंध हो जाता है वो वाइड हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 56 है, लीगली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि वैध रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित होता है। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल ये दोनों इंक्लूडेड होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। तो जो भी गुड्स फ्यूचर के हैं जो बनने वाले हैं उन सभी के सेल के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, उसे हम विक्रय का समझौता कहते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, यानी कि एक विनिमय पत्र मांग पर धारक को दे वो इनवैलिड होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनवैलिड। बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो बियरर है उन्हें डिमांड पर पे करना ये इनवैलिड होता है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉन एज। तो फिर जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो फिर जिस पर्सन को पे करना है वो पैसे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेई। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 60 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक रहतिया है यानी कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? तो ओपनिंग स्टॉक एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ये कोष का प्रयोग होता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, द डिटरमिनेंट ऑफ बोनस पॉलिसीज। तो बोनस पॉलिसी को निर्धारित करने वाले कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी की एज कितनी है, कितने सालों से हम कंपनी को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, इसके अलावा फंड की लिक्विडिटी यानी कि कोष की तरलता, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं बोनस पॉलिसी को निर्धारित करने से पहले। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर अब क्वेश्चन नंबर 62 है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। तो ये 1 साल का होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी कि 12 मंथ्स का। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, डिविडेंड इज। तो जो हमारा लाभांश होता है वो क्या होता है? तो डिविडेंड हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ का विनियोजन होता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमें अच्छे से पता है, ये जो होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है यानी कि अस्थिर होता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हमेशा हमारा जो वर्किंग कैपिटल होता है वो चेंज होते रहता है।
फिर अब 65 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन मीन। तो इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारा जो इंटरप्राइज है उसे एक्सटर्नली एक्सपैंड करना, उसे बाहरी विस्तार देना, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है द फोरमोस्ट नीड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑफ। तो एक कंट्री के विकास के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसका कुशल मैनेजमेंट यानी कि सक्षम प्रबंधन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये तो बिजनेस स्टडी में भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर अब 67 नंबर क्वेश्चन है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो देखो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन बिहार बोर्ड ने जो आंसर की को पब्लिश किया ऑफिशियली तो उनमें इन्होंने इसका आंसर ए और बी दोनों दिया है। ठीक है, मतलब ए एंड बी करके उन्होंने इसका आंसर किया है। और आप देख ही रहे हो ऑप्शन में आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जहाँ पे आप ए और बी दोनों कर सको, तो आप ऑप्शन नंबर डी भी करोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है मार्क्स, इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार बोर्ड ने आंसर करा था ए एंड बी बोथ। अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो आपको अच्छे से पता है, आपने बिजनेस में ही पढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 69 नंबर क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज एसएफसी एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इंडिया में, भारत में एसएफसी एक्ट किस साल में पास किया गया था? पास किया गया था 1951 में। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 70 है रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज। तो भारत में जो विदेशी उद्यमिता है वो पॉजिटिव बदलाव ला रही है, तो वो सकारात्मक है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ हमने 2022 के ईपीएस के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के कंप्लीट क्वेश्चंस को, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और इसके बाद जब हम सारे पीवाईक्यू को कवर कर लेंगे एक एक करके, इसके बाद हम सारे सब्जेक्टिव को भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं उन्हें आप कंप्लीट देखो, कंप्लीट करो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें कवर कर ले तो फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेशन के तौर पर यूज करो इन सारी ऑब्जेक्टिव को। आप बहुत बार प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो ऐसा हो ना कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, तो इसलिए आप चाहते हो पीडीएफ को डाउनलोड करना, आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने इसके लिंक को शेयर कर दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अपनी इंस्टा आईडी और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया। आप चाहो तो आप मुझसे कोई भी डाउट मैसेज कर सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।